प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? पहला 15 और 24। तो 15 और 24 सह अभाज्य है कि नहीं ये देखना है हमको। तो सह अभाज्य क्या होता है? तो अगर 15 और 24 का सिर्फ एक अगर गुणनखंड होगा तो 15 और 24 सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो 15 और 24 का गुणनखंड सिर्फ एक आएगा तो ही 15 और 24 सह अभाज्य संख्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या का सार्व गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए। अब देखिए, पहले 15 और 24 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो 15 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 × 5 = 15, 5 × 1 5। 24 का गुणनखंड करेंगे अब, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 × 1 3। तो इस तरह हो गया 24 का गुणनखंड और यहाँ पे हो गया 15 का गुणनखंड। तो देखिए दोनों का गुणनखंड में 24 का गुणनखंड में कितना आया? 2 3 बार आया है, 3 आया है और एक तो सब में रहेगा। इसमें देखिए 15 का गुणनखंड में 3 आया है और 5 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से देखिए 24 भी कट रहा है। देखिए 3 आ गया है इसका गुणनखंड में, तो 3 से 24 भी कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है। इसका मतलब 15 और 24 सार्व, ये 15 और 24 जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का सार्व गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से ये भी कट रहा है 15 भी, और 3 से 24 भी कट रहा है। ठीक है, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। तो 15 और 24 क्या है? सार्व गुण, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्व गुणनखंड पंद्रह और 24 का सार्व गुणनखंड क्या आया? एक आया। एक तो सब में रहेगा, एक से तो सब संख्या विभाजित होता है। तो एक, अब देखिए 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 24 भी कट रहा है, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी देखिए 3 से लगा है। तो 1 और 3 हो गया सार्व गुणनखंड 15 और 24 का। तो सार्व गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए, तभी वह संख्या सह अभाज्य होगा। तो लिखेंगे अतः 15 और 24, 15 और 24 सह अभाज्य नहीं है। 15 और 24 जो है सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 15 और 24 का सार्व गुणनखंड 1 और 3 आया है। अगर सिर्फ एक होता तभी 15 और 24 क्या होता? सह अभाज्य। लेकिन यहाँ पे 1 और 3 आया है, तो सह अभाज्य संख्याओं का सार्व गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो पहला यानी 15 और 24 क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है 32 और 51। तो देखिए 32 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, दो से लग रहा है, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब 51 का कर लेते हैं, 3 से लगेगा, 17 तिया 51, 17 × 1 17। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 से लगाएंगे, 2 × 1 2। तो 32 और 51 में देखिए 32 में 2 कितना बार आया है? 5 बार। लेकिन 51 में 2 नहीं है, सिर्फ 3 और 17 है। ठीक है, तो 51 का गुणनखंड हो गया 3 × 17,
गुना 1, और 32 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। तो देखिए सिर्फ 1 मिल रहा है दोनों में, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है इसमें, इसके गुणनखंड में। यहाँ पे 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है तो इसमें 2 नहीं है। क्या मिल रहा है इन दोनों में? सिर्फ 1 मिल रहा है। यानी 32 और 51 क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का सार्व गुणनखंड 1 आया है। तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड दोनों का सार्व गुणनखंड 1 है, तो लिखेंगे अतः 32 और 51 सहअभाज्य है। 32 और 51 क्या है? सहअभाज्य है, क्योंकि इन दोनों का सार्व गुणनखंड 1 है, इसीलिए 32 और 51 क्या है? सहअभाज्य है। तो जिसका सार्व गुणनखंड 1 आएगा वही ये सहअभाज्य होगा। तीसरा 65 और 119। तो 65 और 119, तो पहले दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। 65 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लग जाएगा, 13 पचे 65। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही लगेगा एक बार में। अब 119 का गुणनखंड करेंगे, 119 7 से कट जा रहा है, 7 गुना 1 7, 4 इधर गया 49 हो गया, तो 17 बार में 17 सत्ते 119 होता है। 17 है अभाज्य संख्या, तो एक बार में लगेगा, 17 गुना 1 17। तो ये हो गया दोनों का गुणनखंड। अब देखिए दोनों का गुणनखंड में इसमें है 5 और 13, इसमें है 7 और 17, तो नहीं मिल रहा है कुछ भी, सिर्फ 1 मिल रहा है। तो 1 तो सब में मिलेगा, क्योंकि 1 से सभी कट जाता है। तो सिर्फ 1, इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या आया? 1 आया। यानी 65 और 119 क्या है? सहअभाज्य है। तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या आया? तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या है? 1 है दोनों का, तो इसीलिए दोनों सहअभाज्य है। तो लिखेंगे अतः 65 और 119 सहअभाज्य है। तो 65 और 119 क्या है? सहअभाज्य। चौथा प्रश्न 143 और 30। 143 और 30, तो दोनों का पहले गुणनखंड करेंगे। तो 143 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 11 से लगेगा 143, 11 गुना 1 11, 3 इधर जाएगा तो 11 तिया 33, यानी 13 गुना 11 होता है 143। ठीक है, अब 13 जो है 13 से ही लगेगा एक बार में। अब 30 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से लग जाएगा, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5 गुना 1 5। तो ये हो गया दोनों का गुणनखंड। अब देखिए दोनों का गुणनखंड में देखने पे ये इसमें 11 है 13 है, इसमें देखिए 2 है 3 है और 5 है। ठीक है, तो सिर्फ 1 मिल रहा है दोनों में, तो 1 से तो सभी संख्या विभाजित होता है। ठीक है, तो 1 तो रहेगा ही, बाकी और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। देखिए 11, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 3 5 है। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 मिल रहा है दोनों में। तो लिखेंगे अतः
सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड एक आया है, इसका मतलब 143 और 30 क्या है, सहभाज्य है। तो जिस संख्या का सार्वगुणनखंड एक हो उसको क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो लिखेंगे अतः 143 और 30 सह अभाज्य है। 143 और 30 क्या है, सहअभाज्य है। प्रश्न 4, 90 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 6 और 9 के सार्वगुणज है। तो प्रश्न 4 में कह रहा है कि 90 से छोटी ऐसी सभी संख्याओं को लिखना है जो 6 और 9 के सार्वगुणज हैं। तो यहाँ पे 6 और 9 का पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, ठीक है। 6 और 9 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। 3 से कट रहा है, देखिए 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब नहीं लगेगा 2 और 3 किसी भी संख्या से, तो इसका लघुत्तम हो गया। तो लसा कितना हो गया, 3 गुना 2 गुना 3, यानी 3 दूना 6, 6 तिया 18। तो 6 और 9 का लघुत्तम क्या हो गया, 18। ठीक है, लघुत्तम निकाल लिए। तो 18 देखिए 6 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है, यानी जो लघुत्तम होता है वह जिस संख्या का लघुत्तम है उस दोनों से कट जाएगा। देखिए 6 से भी कट रहा है, 9 से भी, 18 कट रहा है, यानी 18 क्या हो गया, सार्वगुणज हो गया दोनों का। ठीक है, 6 और 9 का। अब यहाँ पे कह रहा है कि 90 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखना है जो 6 और 9 के सार्वगुणज हैं। तो लिखेंगे अतः सार्वगुणज बराबर क्या हो जाएगा, 18। सबसे पहला 18 हो गया क्योंकि लघुत्तम दोनों का 18 है। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90। लेकिन यहाँ पे 90 से छोटी कह रहा है, इसलिए 90 को नहीं लिखेंगे। 90 से छोटी कह रहा है, 90 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखना है जो 6 और 9 के सार्वगुणज हैं। तो देखिए 18, 36, 54, 72, ये हो गया 90 से छोटी 6 और 9 का सार्वगुणज। तो लघुत्तम निकाल लेंगे, फिर उसका पहाड़ा पढ़ देंगे। कब तक, 90 तक, 90 से जो कम है यानी 72 तक। प्रश्न 5, एक संख्या 12 और 35 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या अवश्य विभाजित होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या 12 और 35 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो जो संख्या है 12 और 35 से विभाज्य है वह कैसे निकलेगा। तो 12 और 35 का लघुत्तम निकालेंगे। तो लिखेंगे 12 और 35 का लघुत्तम। अब देखिए 12 और 35 से, 12 और 35 तो किसी से कटता नहीं है, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो 12 और 35 का लघुत्तम कैसे निकलेगा, सीधा 12 और 35 को गुना कर देंगे, हो जाएगा 12 गुना 35। तो 12 गुना 35 कितना आएगा, तो 12 पचे 60, हाथ में रहा 6, 12 तिया 36, 6 42, यानी 420। तो 12 और 35 का लघुत्तम क्या होगा, 420 होगा। तो 420 जो है 12 और 35 दोनों से विभाजित होगा। तो यही पूछ रहा था, यानी जो लघुत्तम होता है वह जिस भी संख्याओं का लघुत्तम है उन दोनों से, या मतलब 12 और 35 से देखिए 420 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 12 और 35 का लघुत्तम क्या है, 420 है। तो यही निकालना था यहाँ पे। यानी लघुत्तम
वह सबसे छोटी संख्या होता है जो दोनों संख्याओं से क्या हो जाता है, विभाजित। तो 12 और 35 से विभाजित सबसे छोटी संख्या है 420, यानी 12 और 35 से सबसे छोटी संख्या जो विभाजित हो सकता है वह क्या है, 420। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो 12 और 35 दोनों से विभाजित हो जाए।